क्या फाइब्रॉइड कैंसर में कन्वर्ट हो सकता है? क्या कॉमन सिम्टम्स होते हैं फाइब्रॉइड्स के? क्या लक्षण रहते हैं यूट्राइन फाइब्रॉइड या गांठ के? बात करते हैं क्या फाइब्रॉइड्स का ट्रीटमेंट विदाउट सर्जरी होम्योपैथिक मेडिसिन से पॉसिबल है? नमस्ते दोस्तों, आशा करते हैं आप अपनी टॉप हेल्थ कंडीशन में होंगे। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही कॉमन गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम, यूट्राइन फाइब्रॉइड, यूट्राइन मायोमा या फिर बच्चेदानी या गर्भाशय की गांठ के बारे में। तो मैं डॉक्टर शरद उनियाल स्वागत करता हूं आपका होम्यो मित्र चैनल पर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूट्राइन फाइब्रॉइड होता क्या है। तो ये एक बेनाइन ट्यूमर है यूट्राइन मायोमेट्रियल सेल्स। अगर इस पूरी टर्मिनोलॉजी को समझें तो बेनाइन मतलब नॉन कैंसरस, ट्यूमर मतलब सेल्स की नंबर बढ़ जाने की वजह से जो गांठ बनती है उसको ट्यूमर कहते हैं। तो ये सेल्स का वो गुच्छा है जो नंबर में बढ़ गया है, गांठ नुमा है, गांठ जैसा है, लेकिन ये कैंसर के जैसा नहीं कि अनकंट्रोल्ड ग्रोथ रहती है जिन सेल्स में, वैसा नहीं है ये। इसके बाद आया यूट्रस, इसका मतलब गर्भाशय या बच्चादानी। इसके बाद आया मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम को जानने के लिए थोड़ा यूट्रस का स्ट्रक्चर जान लेते हैं। तो सबसे अंदर की तरफ जो लेयर होती है गर्भाशय में, बच्चेदानी में, उसे कहते हैं एंडोमेट्रियम। मिडिल लेयर को मायोमेट्रियम एंड लास्ट जो आउटर लेयर होती है उसे कहते हैं पेरीमेट्रियम। मिडिल लेयर रहती है जहाँ पे मसल्स बहुत ज्यादा रहती है, वहां के जो सेल्स होते हैं वो ग्रो कर जाते हैं, ज्यादा नंबर में हो जाते हैं और गांठ बना लेते हैं। इसे कहते हैं यूट्राइन फाइब्रॉइड। ये फाइब्रॉइड डिपेंडेंट होता है प्रोजेस्टेरोन और ईस्ट्रोजन पे, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन और ईस्ट्रोजन की वजह से ही जो मायोमेट्रियम के सेल्स हैं या एंडोमेट्रियम के सेल्स हैं उनका साइज बढ़ता है और उन्हीं से बनी हुई है ये गांठ। तो ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन के इफेक्ट में ये ज्यादा ग्रो करती है। इसीलिए जो फर्टाइल एज होती है, जिस एज में प्रेगनेंसी कंसीव करती हैं फीमेल्स ज्यादातर, फॉर एग्जाम्पल 30 to 40 ईयर्स ऑफ एज, वहां पर बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं फाइब्रॉइड होने के। और इवन 60 to 70% केसेस या फीमेल्स को कभी ना कभी लाइफ टाइम में यूट्राइन फाइब्रॉइड रहा ही होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में ये एसिम्प्टोमेटिक होता है, कोई परेशानी नहीं देता है पेशेंट को। अब बात करते हैं फाइब्रॉइड्स के टाइप की। तो टाइप्स जो होते हैं वो स्ट्रक्चर कहाँ प्रेजेंट है, कहाँ पर उसकी लोकेशन है, उसके बेसिस पे डिवाइडेड है। तो अगर सबसे अंदर की तरफ एंडोमेट्रियम की तरफ फाइब्रॉइड है तो उसे कहते हैं सबम्यूकोसल फाइब्रॉइड। अगर वो कैविटी के अंदर आ जाए तो उसे कहते हैं पेडुंकुलेटेड सबम्यूकोसल फाइब्रॉइड। अगर वो मायोमेट्रियम के अंदर ही है, मिडिल लेयर के अंदर ही है, तो उसे कहते हैं इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड। और अगर वो बाहर की तरफ है तो उसे कहते हैं सबसेरोसल फाइब्रॉइड। और अगर वो बाहर स्टॉप बनाकर बाहर लटक ही जाए तो उसे कहते हैं पेडुंकुलेटेड सबसेरोसल फाइब्रॉइड। अब बात करते हैं फाइब्रॉइड के कॉजेज और रिस्क फैक्टर के बारे में। तो कॉजेज यानी कारण तो एग्जैक्ट नहीं पता है मॉडर्न मेडिसिन को अभी फाइब्रॉइड होने का, इसलिए रिस्क फैक्टर्स के बारे में बात करते हैं कि किन चीजों से चांसेस बढ़ जाते हैं फीमेल में फाइब्रॉइड होने के। तो अगर कोई नलीपेरस है यानी एक बार भी कभी भी प्रेग्नेंट नहीं हुई है फीमेल, तो उसमें चांसेस ज्यादा रहते हैं फाइब्रॉइड होने के। मोटापा यानी ओबेसिटी अगर किसी को है तो उनमें चांसेस ज्यादा रहते हैं। प्राइमरी रिलेटिव यानी मदर और सिस्टर में से किसी को अगर फाइब्रॉइड रहा है तो फाइब्रॉइड के चांसेस 2.5 से लेकर 3 टाइम्स बढ़ जाते हैं फीमेल में फाइब्रॉइड होने के। और लास्टली अगर कोई लंबे समय से ओसीपीज यानी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स पे है, पेशेंट लंबे समय से कंज्यूम कर रही है, तो उसको भी फाइब्रॉइड के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्या कॉमन सिम्टम्स होते हैं फाइब्रॉइड्स के? क्या लक्षण रहते हैं यूट्राइन फाइब्रॉइड या गांठ के? तो यूजुअली पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, मतलब वो किसी और प्रॉब्लम के लिए कंसल्ट करने आते हैं और जब उनकी यूएसजी यानी सोनोग्राफी करवाई जाती है होल एब्डोमेन की, पेट की, तब यूट्रस में फाइब्रॉइड यानी गांठ प्रेजेंट रहती है, देखी जाती है। अगर बहुत छोटे रहते हैं ये साइज में और नंबर ज्यादा नहीं होता तो यूजुअली कोई प्रॉब्लम नहीं प्रेजेंट करते, लेकिन प्रेजेंटिंग कंप्लेंट सिर्फ फाइब्रॉइड की वजह से अगर पूछा जाए तो यूजुअली होती है मेनोरेजिया यानी मेंसेस में बहुत ब्लीडिंग होना, बहुत ब्लड शेड होना पीरियड्स के दौरान। ये इसलिए होता है क्योंकि एक तो एंडोमेट्रियम का साइज, एंडोमेट्रियम की लाइनिंग यानी सरफेस एरिया बढ़ सकता है फाइब्रॉइड्स के। अगर सबम्यूकस प्रेजेंटेशन है तो सरफेस एरिया बढ़ने से शेडिंग ज्यादा होती है एंडोमेट्रियम की। प्रॉपर क्लोजर नहीं हो पाता ब्लड वेसल्स का, जो कि मायोमेट्रियम का एक्चुअल वर्क है, तो उसकी वजह से ब्लीडिंग ज्यादा रहती है। इसके बाद अगर बात करें तो पेन कॉमन प्रेजेंटेशन में नहीं रहता है। यूजुअली पेन
नहीं होता है फाइब्रॉइड्स में। इसके बाद देखें तो प्रेशर सिम्टम्स, अगर फाइब्रॉइड्स का साइज बहुत बढ़ गया है तो अपने आसपास के स्ट्रक्चर को कंप्रेस करने लगते हैं। फॉर एग्जांपल रेक्टम यानी जो मल द्वार होता है, जहाँ से मल पास होता है, स्टूल पास होता है, उस ट्यूब को जब कंप्रेस कर देता है फाइब्रॉइड तो कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज की प्रॉब्लम दिखती है। इसके अलावा अगर यूरिनरी ब्लैडर मतलब पेशाब की थैली को अगर कंप्रेस कर दे फाइब्रॉइड तो यूरिनरी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, बार बार यूरिन के लिए जाना पड़ता है क्योंकि ब्लैडर में ज़्यादा होल्ड नहीं हो पा रहा है यूरिन। और अगर यूरेटर यानी यूरिनरी ब्लैडर से जो ट्यूब्स पास होती है, यूरेटर जिसे कहते हैं, वो कंप्रेस हो जाए तो यूरिनरी फ्रीक्वेंसी बहुत कम हो जाती है फाइब्रॉइड्स के। इसके बाद कुछ रेयर सिम्टम्स की बात करते हैं। अगर फाइब्रॉइड का साइज बहुत ही बड़ा हो जाए और वो पेल्विक एरिया के वेन्स को कंप्रेस करने लगे तो पेल्विक कंजेशन कर सकता है। वो पेल्विक वेन के कंजेशन की वजह से वहां पर हमको देखने को मिल सकता है एडिमा, यानी फ्लूइड फिल हो सकता है पेल्विक एरिया में, वहाँ वो एरिया फूल सकता है, फूला हुआ दिखाई देगा लोअर एब्डोमेन और एब्डोमेन का एरिया। इसके अलावा वेरिकोज वेन भी के कॉन्ट्रीब्यूटरी सिम्टम में हो सकता है। ये डायरेक्ट कॉज नहीं हो सकता है वेरिकोज वेन का, लेकिन उसमें ये कंट्रीब्यूट कर सकता है वेरिकोज वेन के होने में। इसके अलावा अनीमिया भी एक कॉज करा सकता है। या अगर मेनोरेजिया में बहुत एक्सेसिव ब्लीडिंग हो तो खून की कमी भी हो सकती है पेशेंट में। फाइनल सिम्टम या मोर ओवर कह सकते हैं वे ऑफ प्रेजेंटेशन होता है इनफर्टिलिटी। तो इनफर्टिलिटी भी कॉज हो सकती है बहुत कम केसेस में फाइब्रॉइड की वजह से, क्योंकि जो सबसे अंदर की तरफ जो लेयर है सबम्यूकोजल जो फाइब्रॉइड है वो अगर प्रेजेंट है, जिसका साइज सिग्निफिकेंट है, वो डिस्टॉर्ट कर देता है यूट्रस के अंदर वाले सरफेस को, मतलब बिगाड़ देता है स्ट्रक्चर को, जो कि डिफिकल्ट बना देता है इम्प्लांट होना, फीटस का इम्प्लांट होना या फिर उसका बड़ा होना, साइज में ग्रो करना, न्यूबॉर्न का साइज में ग्रो करना कठिन कर देता है। और अगर सब सिरोसल है मतलब बाहर की तरफ फाइब्रॉइड का साइज बढ़ रहा है तो फ्लैलोपियन ट्यूब को क्लॉग अप कर सकता है, उसको ऑब्स्ट्रक्ट कर सकता है, जिसकी वजह से एग ट्रेवल करके नहीं आ पाता यूट्रस में। अब बात करते हैं क्या फाइब्रॉइड्स का ट्रीटमेंट विदाउट सर्जरी होम्योपैथिक मेडिसिन से पॉसिबल है। तो हाँ, अगर 8 से 10 सेंटीमीटर जितनी नहीं है फाइब्रॉइड, उससे छोटी गांठ है, तो उसका इलाज बहुत ही आराम से हो सकता है होम्योपैथिक मेडिसिन के द्वारा। अब बात करते हैं फाइब्रॉइड्स के लिए कुछ कॉमन होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। मेडिसिन के बारे में बात करने से पहले मैं कहना चाहूंगा दोस्तों, कोई भी दवा बिना कुशल चिकित्सक के सलाह के ना लें। किसी कुशल होम्योपैथ से जरूर सलाह लें, फिर ही किसी भी तरीके की दवाई का सेवन करें, क्योंकि फीमेल की क्या एज है, क्या प्रेजेंटिंग कंप्लेन है, फाइब्रॉइड की पोजीशन क्या है, इन सब चीज़ों को कंसीडर करके पेशेंट का कॉन्स्टिट्यूशन लेके फिर मेडिसिन दी जाती है। इसलिए कोई भी दवा बिना किसी कुशल होम्योपैथ की सलाह से ना लें। अगर आप हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। अब चलते हैं मेडिसिन की तरफ। सबसे पहले मेडिसिन है दोस्तों सबाइना। सबाइना के प्रेजेंटिंग सिम्टम होते हैं पेशेंट को बहुत एक्सेसिव ब्लीडिंग रहती है, इवन 2 मेंसेस के बीच में भी ब्लीडिंग हो जाती है, जिसे मेट्रोरेजिया कहते हैं। पेशेंट को पेल्विक एरिया यानी कमर से निचले हिस्से में बहुत दर्द रहता है, लास्ट वर्टिब्रा में बहुत पेन रहता है। पेशेंट हल्का सा भी मूवमेंट करे तो पेन में बहुत इंक्रीमेंट हो जाता है और ब्लीडिंग भी इंक्रीज हो सकती है। इसके अलावा वेजाइनल डिस्चार्ज की प्रॉब्लम भी रहती है। इसके साथ साथ पेशेंट को बहुत ऑफेंसिव डिस्चार्ज यानी बदबूदार डिस्चार्ज रहता है और ये डिस्चार्ज स्किन को भी इरिटेट करता है। नेक्स्ट मेडिसिन है दोस्तों ट्रिलियम पेंडुलम। इसमें भी मेनोरेजिया यानी एक्सेसिव ब्लीडिंग की प्रॉब्लम रहती है पेशेंट को। पेल्विक रीजन में ऐसा दर्द होता है जैसे बोन्स बिखर जाएंगे। इसमें आराम मिलेगा पेन में पेशेंट को टाइट बैंडेजिंग से। जब वो टाइट बांध लेते हैं इस रीजन को तो पेन में आराम मिलता है पेशेंट को। इसके अलावा क्लाइमेट्रिक एज यानी जब मेंसेस बंद होने वाले होते हैं 45 अबव एज में अगर मेनोरेजिया की प्रॉब्लम हो तब भी ट्रिलियम पेंडुलम इंडिकेटेड मेडिसिन होती है। इसके अलावा वेजाइनल डिस्चार्ज भी रहता है। वेजाइनल डिस्चार्ज येलोइश रहता है और बहुत चिपचिपा होता है। अगली मेडिसिन है दोस्तों फ्रैक्सिनस अमेरिकाना। ये बड़े साइज के फाइब्रॉइड्स में इंडिकेटेड रहती है। इसके अलावा लुकोरिया की प्रॉब्लम रहती है, वाटरी नॉन इरिटेटिंग डिस्चार्ज होता है। फाइब्रॉइड में ऐसा पेन होता है पेशेंट को जैसे वो नीचे की तरफ धंस रहा हो या बियरिंग डाउन सेंसेशन लगता है पेशेंट को।
इसके अलावा पेशेंट को क्रैम्प्स यानी बाइटों की समस्या रहती है पैरों में। और आज की लास्ट मेडिसिन है दोस्तों थैलेस्पी बर्सा। इसमें भी पेशेंट को एक्सेसिव ब्लीडिंग रहती है, स्पेशली ऑल्टरनेट मेंसेस पे, मतलब एक मेंसेस के बाद वाला मेंसेस में ठीक ब्लीडिंग रहती है और उसके जस्ट बाद वाले मेंसेस में एक्सेसिव ब्लीडिंग। तो ऑल्टरनेट मेंसेस में बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग रहती है। पेशेंट एक मेंसेस की डेबिलिटी या कमजोरी से उबर भी नहीं पाता है, जितने में ही नेक्स्ट मेंसेस आ जाते हैं। इसके अलावा मेंसेस से पहले और बाद में ब्लडी डिस्चार्ज, ऑफेंसिव डिस्चार्ज की प्रॉब्लम भी रहती है पेशेंट को। पेशेंट को मेंसेस के समय पेट में बहुत दर्द रहता है, जो कि बढ़ जाता है बैठने पर। लेटने पर आराम रहता है पेशेंट को, और अगर जब पेशेंट बैठते हैं तो पेट में बहुत दर्द रहता है। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो दोस्तों तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको लगता है ये वीडियो किसी और के भी काम आ सकता है तो इसे शेयर कीजिए। और ऐसा ही मेडिकल रिलेटेड नॉलेजेबल कंटेंट कंज्यूम करना चाहते हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।